बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम करेंगे आपको इस शो में जिसका नाम है सुबह से आगे। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज भी होंगे। मेरा नाम अनम अहमद है। मेरा नाम आयशा यूसुफ है। और अनम जिस तरह से आके कहती है ना कि आई एम श्योर आप घरों में महफूज होंगे, नहीं क्या चल क्या रहा है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कुछ जंग लगी है, खुदा ना खास्ता कि घरों में जज्बात भी है ना भाई, कोई टीवी नहीं तोड़ रहे होंगे क्योंकि लेकिन मैच का मसला था। इस इमोशन की जब हम बात करें फिर हम कह सकते हैं कि आपके टीवी महफूज होंगे आप लोगों के हाथों, क्योंकि हमारे जज्बात जो है ना वो बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे हो रहे हैं। बहरहाल इससे पहले कि मैं उस तरफ आऊँ, आज जुम्मा भी है, तमाम देखने वालों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक। हर लहजा जो है जुम्मे के दिन का हमें पता है बहुत ही मुबारक होता है, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि एक तो अल्लाह ताला का नाम हम लेते रहें, उनको याद करते रहें और इसके साथ साथ दुआएं भी मांगते रहें, क्योंकि एक जो हमारी टीम है ना, एक हमारा स्पोर्ट्स, उसको बहुत ज्यादा दुआओं की जरूरत है। और आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूं। शुक्र अदा करें, जीत गए हैं। दुआएं की थी आपने? मैंने कल आपको कहा था ना, लेकिन ये जीतना होता है, ऐसे जीतते हैं, ये बिल्कुल भी जीते तो है ना, विन जो है ना हम फाइनल में जा रहे हैं। आयशा खुश हो जाएं, खुदा का वास्ता है। थोड़ी मैं कहती हूँ कि जितनी हमारी टीम की गलती है ना उतनी हम लोगों की भी गलती है। जैसे ही टीम जीत जाती है ना उसके बाद हम सारी उनकी खामियां जो ना एक साइड पर कर देते हैं और उसके बाद हमें लगता है जी थोड़ा सा बता देते हैं कल हम फाइनल में बेसिकली पहुंचे कैसे हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश को शिकस्त लुढ़कते हुए एशिया कप के फाइनल में पहुंच गए। अब इतवार को दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा होगा। अल्लाह करे ये बड़ा टाकरा हो, ये वन साइडेड ना हो। पहले हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के 2 मैचेस पहले हो चुके हैं और दोनों में पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। तो अब फाइनल में फिर से तीसरा चांस है पाकिस्तान के पास इंडिया के साथ टकराने के लिए। 41 साल तारीख में आपको पता है एशिया कप की पहली दफा इंडिया और पाकिस्तान फाइनल में है एशिया कप। ये थोड़ा सा मैंने पढ़ा कि पहली मर्तबा फाइनल में आमने सामने आने लगी है। 2 मर्तबा वैसे पाकिस्तान जीत चुका है, लेकिन वो वनडे फॉर्मेट था, उसके बाद ये तब्दील हुआ है T20 में, तो T20 फॉर्मेट में। और पहली मर्तबा जो है इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। तीसरी मर्तबा इस टूर्नामेंट में आमने सामने होंगे और कहा जाता है कि थर्ड टाइम इज द चार्म। अब आई डोंट नो चार्म होगा ये फिर से हमारे लिए हार्म होगा, उसके लिए हमें इतवार तक का इंतजार करना पड़ेगा। तो कल का मैच जो था वो डेफिनेटली किसी ड्रामे से तो कम था नहीं। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर यक्के बाद दीगरे एक एक करके पवेलियन लौटता रहा और 50 तक तकरीबन आधी टीम जो है ना हमारी चली गई थी। साइम भी नहीं चल पाए, फखर भी नहीं चल पाए, साहबजादा फरहान भी नहीं चल पाए, लेकिन हमारे बॉलर जो है ना उन्होंने फिर थोड़ी रेजिस्टेंस, जाहिर है बॉलर्स ने हमें मैच जितवा के दिया। कल मुझे लग रहा है बैटिंग में तो दोनों टीम्स कह रही थी प्लीज आप कौन ज्यादा खराब बैटिंग करेगा वो एक दूसरे को हम चांस दे रहे थे, लेकिन नहीं जी, बांग्लादेश ने कहा कि हम तो बिल्कुल ही आपसे खराब बैटिंग करेंगे। तो फिर बहरहाल बांग्लादेश को ये मैच अपने हाथ से लूज करना पड़ा है। तो बांग्लादेश 136 रन हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश की टीम सिर्फ 124 रन ही बना सकी और यूं पाकिस्तान ने शानदार कामयाबी जो है, मैं चाहूंगी आप अल्फाज अपने वापस ले लें। शानदार कामयाबी नहीं कहते, कन्विंसिंग कामयाबी, बस कामयाबी थी। बहरहाल जी शाहीन शाह अफरीदी जो है उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया और वो बड़ा अच्छा था, वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा मरतबा मैन ऑफ द मैच अवार्ड फास्ट बॉलर वो बन गए हैं और उन्होंने गुज़श्ता रोज एशिया कप के सुपर 4 मरहले की ये अहम मैच में जो कि बांग्लादेश के खिलाफ खेला गया था उसमें 17 रन देकर 3 विकेट हासिल। उन्होंने सिर्फ विकेटें नहीं हासिल की बल्कि साथ साथ उन्होंने बैटिंग में भी परफॉर्म किया, क्योंकि कल हमें बैटिंग में सहारे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मेरे ख्याल से शाहीन ने कल 19 रन बनाए 13 बॉल्स पे, तो ये बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरी थे। 2 छक्के भी उन्होंने लगाए इसमें। शाहीन आफरीदी का T20 इंटरनेशनल में 10वां मैन ऑफ द मैच अवार्ड है। बेहतरीन परफॉर्मेंस हमें शाहीन आफरीदी ओवरऑल, अगर मैं एशिया कप की बात करें ना, तो बेहतरीन परफॉर्मेंस वो देते हैं। मैं कमेंट पढ़ रही बैटिंग में खास मैं कमेंट पढ़ रही थी और वो लिखा हुआ था कि ना शाहीन आफरीदी ना वक्त गुजरने के साथ साथ लग ऐसा रहा है कि शाहिद आफरीदी बनते जा रहे हैं कि एंड में हमें उनके ऊपर रिलाई करना पड़ता है कि आके थोड़ी सी तेज क्रिकेट खेल के ना अच्छे रन हमें दे दें। बहरहाल शाहीन ने ये रिकॉर्ड बनाया तो डेफिनेटली बहुत बहुत मुबारकबाद हमारे शाहीन को, प्लेयर ऑफ द मैच भी थे। अब एक ये जो प्लेयर है ना हमारे, मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन ये रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, वापस नहीं आ पा रहे हैं जब से इनको इंजरी हुई थी। साइम अयूब की हम बात कर रहे हैं, इज वेरी यंग, इज जस्ट 21-22 आई थिंक। बाकी हम कंफर्म भी कर लेंगे जो हमारे साथ बैठे नहीं चल रही, उनका प्रॉब्लम क्या है उनसे बिठा के टीम मैनेजमेंट पूछ नहीं रही भाई, जो भी उनका प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल है ये वॉट एवर इट इज, उसको फिक्स क्यों नहीं किया जा रहा। अब मसला ये है कि साइम अयूब ने T20 क्रिकेट का नापसंदीदा वर्ल्ड रिकॉर्ड बराबर कर दिया है। बाएं हाथ के बैटर साइम अयूब एशिया कप T20 में बांग्लादेश के खिलाफ मैच में एक बार फिर 0 पर आउट हुए कल, और साइम मुत्तहिदा अरब अमारात में जारी इवेंट में चौथी और रवां साल में छठी बार
0 पर आउट होने वाले बैटर बने हैं और मुसलसल 0 पर आउट होने के बाद साइम अयूब ने T20 इंटरनेशनल में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा 0 पर आउट होने का रिकॉर्ड भी बराबर। अच्छा, साइम अयूब जो है ना, उनके बारे में फीलिंग जो है बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं महसूस होता, मुझे हमेशा उनके लिए बुरा लग रहा होता है कि ही डोंट डिजर्व दिस। पाकिस्तानी क्रिकेट तो डेफिनेटली, या क्रिकेट जो देखने वाले हैं वो तो डिजर्व नहीं करते, लेकिन साइम खुद भी डिजर्व नहीं करते कि वो इस तरह से 0 पर आउट हो जाए। मुझे लगता है नजर लग गई है लड़के को, अब नजर उतारनी पड़ेगी क्या? नजर बट्टू साथ भेजा करे उनके? नहीं नजर लगी है, बट समथिंग रॉन्ग। उसके ऊपर डेफिनेटली हमारी टीम मैनेजमेंट भी सोच रही होगी, और हमारे एक्सपर्ट्स क्या सोच रहे हैं इस मैच के बारे में और इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के बारे में। तो हम चलते हैं वर्ड की तरफ। मुही शाह साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, हमारे साथ बैठे हुए और हमारी बातें सुन भी रहे हैं, तो आप उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? आप किससे ज्यादा मुबारकबाद से ना शुरू करें? नहीं, मुबारकबाद से नहीं, आप ये बताएं कि अनम से ज्यादा आप अग्री करते हैं या मेरे से ज्यादा अग्री करते हैं? देखिए, पहले तो आप मुबारकबाद देना पूरी कौम को, मुबारकबाद। सबसे मेजर फैक्टर का इतना क्लोज मैच, इतना कम टारगेट, 135 कुछ टारगेट नहीं है, खासकर T20 में। और जिस तरह मैं यही समझता हूँ कि जिस तरह कौम ने हमने मुश्किल बना दिया, हाँ, कौम ने दुआएं की और फिर बॉलिंग ने बहुत अच्छी बॉलिंग, सारे बॉलर्स ने, नॉट सिंगल वन। देखें, शहनशाह अफरीदी हो, RS रऊफ हो, साइम अयूब हो, इवन इब्रार हो, सब ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, तो उसकी वजह से हम जीते। देखें वी हैव मेड इट अ हैबिट कि आप लो टारगेट देते हैं और उस पर भी आपके बॉलर आपको जिता देते हैं। ये अजीब सी मतलब है, एक सिनेरियो सा बना हुआ है। हमारी बैटिंग नहीं चल रही, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। देखें, इतने बड़े इवेंट में, इतने बड़े स्टेज पे जब आप इतनी अच्छी टीमों के खिलाफ खेलते हैं, तो फिर आपको हर डिपार्टमेंट में आपका मतलब है कि आपको चलना चाहिए, आपको सारे टिक होने चाहिए, बॉक्सेस सारे टिक होने चाहिए। तो बैटिंग तो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है T20 में। सिर्फ 20 ओवर होते हैं आपके पास और आपको देखना पड़ता है। यहाँ मैं जो फील कर रहा हूँ कि हमारी बैटिंग क्यों नहीं चल रही। हमारा देखें, पाकिस्तान का शुरू से ही एक सेट कर लेते हैं जी अपना ओके जी 200 रन पे जाना है। भाई, कोई विकेट होती है जो ज्यादा यूज हो जाती है, जिस पे ज्यादा मैचेस होते हैं, वो इस काबिल नहीं होती, प्लान या स्ट्रेटजी इस काबिल नहीं होती कि इस पे 200 रन बनाए। जब स्टार्ट वो लेते हैं तो जब फिर रियलाइज होता है, जब 3-4 विकेट्स गिर जाती हैं, नहीं ये 200 की विकेट तो है नहीं, अब वहां पे सारा हमारा पूरा टेम्पो हमारा चेंज हो जाता है। मोही साहब, सीनियर खिलाड़ी भी तो थे ना, फखर जमान, कल हम बड़ी उम्मीद कर रहे थे कि ठीक है वो आगे बढ़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, वो नहीं चल सके। फिर कप्तान हिमसेल्फ वो भी कुछ इतनी कारकर्दगी नहीं दिखा सके, जब उनको पता है बैक टू बैक विकेट्स गिर रही हैं, आपने स्टे करना है विकेट पे। कप्तान का क्या रोल? कप्तान का रोल एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और मुझे अफसोस है कि मैं समझ रहा था कि ही इज द गाय हु कैन लीड फ्रॉम द फ्रंट, मतलब है उसको ही हैज द एबिलिटी टू लीड बाय एग्जांपल। वो नहीं है, वो अभी तक नहीं मैंने देखा, इसलिए नहीं देखा कि ये अपनी बैटिंग को T20 मोल्ड में कन्वर्ट नहीं कर सके। सलमान अली आगा की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने T20 मोल्ड में अपने आप को कन्वर्ट नहीं किया। अब देखें ना, बॉलिंग वो करा नहीं रहे, एक आध ओवर ही कराते हैं, कभी कराते हैं, बॉलिंग वो फुल करा नहीं रहे, बैटिंग उनसे हो नहीं रही T20 की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। तो शाह साहब, हम सिर्फ खिलाड़ियों को ही जिम्मेदार ठहरा सकते हैं या फिर जो सिलेक्शन बोर्ड है उनके ऊपर भी हमें सवाल करना चाहिए कि जब नजर आ रहा है कि एक प्लेयर उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पा रहा है एक फॉर्मेट के अंदर, तो आप उसको तब्दील कर दें। या फिर मैं कप्तान की भी तब्दीली की बात कर लेती हूँ, या टीम मैनेजमेंट की बात कर लें कि जो प्लान बनाना है, स्ट्रैटेजी बनानी है, वो तो सब मिल के बना रहे होते हैं। तो हम मसला ये है कि हम सिर्फ कैप्टन के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। डेफिनेटली उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको क्या लगता है? देखिए, सारे जो थिंक टैंक है ना, वो जरूर देख रहा होगा कि ये सलमान अली आगा की कैसी परफॉर्मेंस है। वो कि आप मिडवे किसी बड़े मुखालिफिन भी देख रहे होंगे। जी मिडवे किसी इवेंट में आप चेंज नहीं कर सकते कप्तान को। कप्तान ही रहता है जब तक कि वो पूरा इवेंट खत्म ना हो जाए। उसके बाद इसको आप रिविजिट करते हो और देखते हो कि इसकी परफॉर्मेंस क्या थी। अब यहाँ भी सलमान अली आगा पे है कि अगर उन्होंने स्टे करना है एज ए कैप्टन, और वर्ल्ड कप बहुत नजदीक है, इतनी दूर नहीं है, हार्डली 4-5 महीने उसके रहते हैं, तो फिर उनको अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी को सारा इंप्रूव करना पड़ेगा फॉर T20 क्रिकेट। वो नहीं हो रहा, तो इस बार तक इंप्रूव कर लेंगे हम या नहीं? आपको क्या तैयारी हमारी नजर आ रही है? कल के मैच में जो हमने देखा, ठीक है बॉलिंग तो बहुत एक्सेप्शनल थी, और फिर फील्डिंग की मैं खास तौर पर बात करना चाहूंगी। जो कैचेस हमने पकड़े, खासतौर पर मोहम्मद नवाज ने मेरे ख्याल से 3 कैचेस जो हैं वो पकड़े। तो फील्डिंग में हमारी तैयारी नजर आ रही है, बॉलिंग में तैयारी नजर आ रही है। इंडिया को अगर हमने कम्पीट करना है और मारना है फाइनल में,
ये बैटिंग हमारी। अच्छा, माइक हसन की कल मुझे बड़ी बात अच्छी लगी। उन्होंने कहा जी इंडिया हमसे 2 मैच तो जीत गया, वो मैच इतने मैटर नहीं करते, फाइनल मैटर करता है, और फाइनल हम जीतेंगे और फाइनल हम जीत के दिखाएंगे। इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहीन ने भी आई होप ये सिर्फ वर्बोसिटी ना हो बल्कि नहीं, ये चले कॉन्फिडेंस लेवल तो आपका है ना, जब आप किसी अच्छी टीम के साथ आप कंपीट करते हो। और मैं आपको बिलीव यू मी के मुझे नहीं लगता कि इंडिया को हम हरा नहीं सकते, बड़े इजीली हम हरा सकते हैं। ऊपर से प्रेशर डालने वाली बात है। अभिषेक शर्मा देखें, नहीं हरा पा रहे हम। देखिए अभिषेक शर्मा बड़े, आपको पता कि बड़ी अच्छी फॉर्म में है, बहुत स्कोर कर रहे हैं। अब उनको आउट करने के 10 तरीके हैं आउट करने के लिए। अब आप बिल्कुल उनके आर्क में आप बॉलिंग कराते हैं, उनके सामने बॉलिंग कराते हैं, उन्होंने तो हिट आउट करना है, उनको दूर बॉलिंग कराएं, चौथी स्टंप पे 5वीं स्टंप पे उनको खिलाएं ताकि वो बॉल की तरफ जाएं, तो मिस टाइम करेंगे। तो ये हमारी टीम को, हमारी टीम मैनेजमेंट उनकी वीकनेसेस देखने की जरूरत है ना। मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ प्लानिंग की होगी। अब नहीं है कि ये बगैर उस फाइट के इंडिया चला जाएगा। अच्छा, कैप्टन ने वैसे कहा तो है कि हमें पता है कि इतवार को हमने क्या करना है और उसके लिए हम कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बनाई होगी, उन्होंने भी बनाई होगी, हमने बनाई है। लेकिन मैं उस दिन भी देख रहा था कि इंडिया की बैटिंग डाउन द ऑर्डर कुछ भी नहीं है। आपने 1-2 प्लेयर ऊपर से लिए नहीं है, आप पावर प्ले में आप उनकी 30 for 2 हो जाए, 40 for 3 हो जाए, बस उनकी लाइन लग जाएगी। प्रेशर उन पे अभी तक आया नहीं है, वो टेस्ट नहीं हुए कि वो प्रेशर में कैसे परफॉर्म करेंगे। अभी तो इजीली वो मैच लेके जा रहे हैं। देखिए ओमान ने कितना करीब उनको लेके गए हैं। हाँ जी, इसी तरह श्रीलंका, बांग्लादेश का बांग्लादेश करीब लेके जा सकता था, उनसे बैटिंग नहीं हुई, जिस तरह कल उनसे बैटिंग नहीं हुई, तो वो थोड़ा सा है। ये जो अब ये आर्च राइवल है हमारे इंडियन और लॉन्ग स्टैंडिंग हमारी राइवलरी उनके साथ चलती आ रही है, अब क्या लगता है आपको? वो तो अब तो ताने देने पर आ गए ना कि अब तो ये कोई राइवलरी बची नहीं है इंडिया की। ये ताने हम, आपको क्या लगता है क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन ताने हमने 2017 में भी इनके सुने थे जी। हम चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था जी, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था। उससे पहले ये सारे इस तरह इंडियन मीडिया और सब कुछ कह रहा था पाकिस्तान वाज नोवेयर, इंडिया वाज आउटराइटली फेवरेट एट दैट टाइम। फेवरेट था कि इंडिया जीत के निकल जाएगा। और क्या फिर इनिंग खेली आपको पता है फखर ने, और उसने तो मतलब है कि इतनी बड़ी इंडिया को शिकस्त हुई कि वो शायद मेरा ख्याल है वो 300 से ऊपर का स्कोर हमने किया, वो 170 180 नहीं कर सके, वनडे था वो। मुझे साहब ऐसी उम्मीद अभी भी रखें। आपकी फेवरेट टीम कौन सी? चलें दिल और दिमाग दोनों से बताएं। देखें अब देखें जो टीम आती है ना, फाइट बैक करती है और फ्रॉम नोवेयर दे कम इनटू द फाइनल, ठीक है, वो आप उसको इजी ना लीजिएगा। पाकिस्तान को अब इजी नहीं लेना। कितने % आपको लगते हैं चांसेस पाकिस्तान? मैं तो कहता हूँ 50-50 है। 50-50 है बिल्कुल, वो 70-30 या 80-20 वो खत्म नहीं। मैं अभी बिल्कुल रियलिस्टिक होके आपको 50-50 बताता हूँ, इसलिए कि इन्होंने फाइट बैक किया, इन्होंने बड़ी मुश्किल से ये फाइनल में आए हैं। अब इतनी आसानी से इंडिया को नहीं जाने देंगे। अच्छा, पर्सन टू पर्सन भी नाजरीन जो है ना बहुत वेरी कर रहा होता है। कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे आते हैं वो कहते हैं भाई ये टीम तो किसी काबिल नहीं है, लेकिन मुई शाह साहब जो है ना उनकी कि वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं और वो बेहतर फ्यूचर भी देखना चाहते हैं, बेहतर उम्मीद भी देखना चाहते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें अभी तक की परफॉर्मेंस, स्पेशली हमारा जो टॉप ऑर्डर गिरना शुरू होता है ना मुई साहब, उसके बाद ऐसा प्रेशर बनता है कि हम भी साथ साथ ठहरे होते हैं अपनी टीम के ना। अच्छा, मैं ये आपने बात की ना एक्सपर्ट्स की, आप कल ही देखें कि जब आधा मैच हुआ ना, आपके 80% इंटरनेशनल क्रिकेटर माशाल्लाह इतने अरसे से टीम को बाहर कर चुके थे। हाँ जी, वो बाहर कर चुके थे। आपके जो नॉन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, जो वैसे ही स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नहीं है, कोई और प्रोफेशन और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन जाते हैं, वो टीम को बाहर कर चुके थे। ऐसे ही आप उनको देखें कि वो क्या कह रहे थे कि क्रिकेट में आप अगर 100 रन भी बनाते हैं तो दूसरी टीम को आप आउटराइटली उनको डिस्कार्ड नहीं कर सकते। आप डिफेंड करना आना चाहिए। जी, डिफेंड करना चाहिए, फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए, टीम जीत जाती है। और खिलाड़ी के बारे में देखे ना कहा यही जाता है ना, खिलाड़ियों के बारे में कहा जाता है कि आखिरी बॉल तक आपने जो है ना वो डटे रहना है। मुंह से निवाला छीन के ले आए कल हम। क्रिकेट ये नहीं है कि आप जी 135 किया, देखने में तो कोई स्कोर नहीं है, वो जी वो बड़ी इजीली बांग्लादेश, भाई ये नहीं होता। आप जिस तरह के कमेंट करते हैं टीवी पे बैठ के, लोगों को डिस्करेज करते हैं, ये काम नहीं है। पाकिस्तान 135 में पाकिस्तान मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान में से मगरबी पाकिस्तान जीत गया है। वो भी हमारे भाई हैं और आजकल तो हमारे ताल्लुकात भी माशाल्लाह उनके साथ बहुत अच्छे हैं। वो तो नहीं है, बहुत शुक्रिया, बड़े अच्छी स्पिरिट से हम मैच किया, एक दूसरे से हाथ मिलाए, एक दूसरे से गले मिले, ये तो बड़ा अच्छा कल हमने शो किया और यही होना भी चाहिए। मेरे ख्याल से स्पिरिट भी यही होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। मुई शाह साहब हमारे साथ मौजूद है और बड़ी जबरदस्त उनके साथ हमारी गुफ्तगू रही है। वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, मैं कोशिश कर रही हूँ ऑप्टिमिस्टिक होने की, लेकिन उधर तक पहुंच नहीं पा रही। अल्लाह करे इतवार तक पहुंच जाऊं। सबसे आगे में यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम अभी वापस आ रहे हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक करेंगे आपको एक मरतबा फिर अपने शो में। व्हेन इट कम्स टू फैशन तो आए दिन हम देखते हैं कि नए नए ट्रेंड्स आ रहे होते हैं, नए नए रुझानात आ रहे होते हैं। आप कहते हैं कि जो भी ट्रेंड आ रहा है उसके साथ साथ हमें चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्या ट्रेंड है जो आप फॉलो कर रही हैं? आजकल ट्रेंड जो है वैसे क्वाड सेट्स का, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी अब पीछे होता जा रहा है। लेकिन उसके अंदर भी जो जब मैं कीमतें देखती हूँ ना नम कपड़ों की, तो फिर मेरे 14 तबक रोशन हो जाते हैं कि भाई एक लॉन का सिंपल सा जोड़ा, कॉटन का सिंपल सा जोड़ा 10-15 हज़ार जोड़े तो रहे नहीं। आप शर्ट अलग से हैंग हुई भी होती है, दुपट्टा अलग मिल रहा होता है, ट्राउजर तोड़े हो गए अलग अलग टैग के साथ आपको मिलते हैं। जब उनकी प्राइस आप मिला के देखते हैं तो कोई 30,000 के करीब आपकी एक नॉर्मल जोड़े की जो प्राइस। जब आपको दुपट्टा देना होता है तो दुपट्टा तो उन दोनों से भी ज्यादा महंगा हो जाता है। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि कुछ ऐसे भी बिजनेसेस बन चुके हैं जो आपकी इस मुश्किल को भी हल करेंगे। इसके साथ साथ जो हमें क्लाइमेट चेंज का मसला है जिसमें रिसाइकलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको वो वाला मसला भी हल हो जाएगा। और फैशन इंडस्ट्री जो है ना वो भी अब इसके अंदर बिल्कुल भी पीछे नहीं है। अब क्या हो रहा है फैशन इंडस्ट्री के अंदर, ये किस तरह से इस ट्रेंड को केटर किया जा रहा है, जरा ये आप बता दें। ये जो सनतें जो फुजला पैदा करी हैं उसमें ऐसे एक हमने ये बात जो कर रहे हैं, लेकिन अच्छी खबर ये है कि ये सस्टेनेबल फैशन है और क्लॉथ रिसाइकलिंग के जरिए हम इन मसाइल को कम कर सकते हैं। तो सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं है, सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं। पुराने कपड़ों को किस तरह से हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, ये रिसाइकिल कर सकते हैं। आपको पता है कि डिफरेंट हमें ऑनलाइन भी स्टोर्स मिलते हैं जो थ्रिफ्ट के नाम से या फिर प्री लव्ड के नाम जो से है ना वो एक मर्तबा फिर से हमें नजर आ रहा है। वैसे तो कहा जाता है प्री लव्ड के बारे में लोग अक्सर ये बात कर रहे होते हैं कि बस ये एक नया वर्ड है और लंडे के कपड़े और ये और वो, लेकिन अब ये पूरी दुनिया के अंदर हमें नजर आ रहा है कि बहुत ज्यादा इसके ऊपर काम भी हो रहा है और लोग बहुत ज्यादा इसको पसंद भी करते हैं और किया भी जाना चाहिए। अब ये बिजनेस किस तरह से काम करता है और ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है फैशन इंडस्ट्री के लिए, इस पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है एक एंटरप्रेन्योर सहरिश रजा को, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में है। बहुत ही अच्छी भी लग रही हैं, उनकी तरफ चलते हैं। और उन्होंने मुझे ये बताया कि ये उन्होंने रिसाइकिल किया है, प्री लव्ड है जो राइट नाउ उन्होंने कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। आई मीन थैंक यू सो मच फॉर द लवली इंट्रोडक्शन एंड आई थिंक आप लोगों ने जितना अच्छे से सस्टेनेबल फैशन को कवर किया है, इट इज़ अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर कि आप लोग इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल के दौर में हमें पता है महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। हम ये चाहते हैं कि हम ट्रेंडी भी लगें, हम किसी से पीछे ना रहें, फोमो नहीं चाहते ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होना चाहिए। उसमें जब इस तरह की बिजनेसेस सामने आते हैं सहरिश, तो व्हाट डू यू थिंक कितना ज़्यादा ये एक तो हेल्प करते हैं फैशन इंडस्ट्री को एंड देन जो आम कंज्यूमर है उसको कितना हेल्प कर रहे हैं? जब मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था ना, माय प्राइमरी पर्पस वाज कि मैं अपने इर्द गिर्द देखती थी जो भी मेरे सर्कल में लेडीज़ थी, उनके अलमारियों से कपड़े उबल के उनके ऊपर गिर रहे होते थे, पर फिर भी वो कहती थी मेरे पास तो कुछ पहनने मुझे किसी की अलमारी याद आ गई है, मुझे किसी की अलमारी याद आ गई है। लेकिन हर ये वही मैं कहने लगी, ये हम सबका प्रॉब्लम है। आयशा मेरी तरफ इशारा कर रही है बट लाइक जो हर लाइन में सुनते एवरीवन यूज्ड टू से कि मेरे पास तो कुछ पहनने को ही नहीं है। तो मुझे समझ ही आया कि फॉर वुमेन जनरली fashion is a way for them to feel good about themselves, right? तो उनको ये होता है कि लाइक दे वांट टू वेयर समथिंग न्यू, समथिंग जो उनकी पर्सनालिटी को शोकेस करे। डेली हमें कुछ नया पहनना। हाँ, सो वहाँ से मुझे कॉन्सेप्ट आया था बिस्बी का। एंड सो व्हाट आई फील कि उसने किया क्या लोगों के लिए, एक तो आसानी हो गई है कि अगर आप कॉन्स्टेंटली अपने वार्डरोब चेंज भी करना चाह रहे हो तो आप अपने पुराने कपड़े सेल आउट करो, उन्हीं पैसों से यू बाय फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। इवन इफ यू डोंट बाय न्यू, इवन इफ यू बाय प्री लव, तो आपको जीरो एक्स्ट्रा पैसे खर्च किए बगैर यू आर कॉन्स्टेंटली हैविंग अ न्यू वार्डरोब इन योर क्लोजेट। अच्छा, हस्बैंड्स जो है ना वो बहुत खुश होते होंगे इस कांसेप्ट से। अच्छा, ये जो रिसाइकलिंग का प्रोसेस है ये कितना एक्सपेंसिव होता है या फिर आप? सो हम लोग वी डू रीयूज एंड अपसाइक्लिंग, ठीक है। सो रीयूज में तो ये है कि जिस तरह बहनें दोस्तें सब आपस में कपड़े शेयर करते हैं, हमने सिर्फ वो नेटवर्क बढ़ा दिया है कि मेरे पास आपके कपड़ों का भी एक्सेस होगा, आपके पास कराची में बैठे किसी एक्ट्रेस का भी कपड़ों का एक्सेस होगा। सो हम लोगों ने बेसिक वो कॉन्सेप्ट किया है। जो अपसाइक्लिंग है वो ये होती है कि हमारे पास कुछ ऐसे कपड़े आते हैं जो अगर डैमेज्ड हो हल्के से, हमें लगता है कि नहीं हम आगे बायर को भेज सकते हैं, हम उसको फेंकने की बजाय हम लोग उसको रीयूज करते हैं और उससे एक्सेसरीज बना लेते हैं, पाउचेस, बैग्स, क्रंचीज, टोट बैग्स, तो वो भी हम अपसाइक्लिंग भी कर रहे हैं। अच्छा। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम हम लोग एक इकोसिस्टम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हम लोग इस इकोसिस्टम को हम बहन चारा भी कह सकते हैं कि अपनी है जो अपनी बहनें जो है ना वो बहुत ज्यादा बड़ी। अच्छा, जैसे मेरे पास, अब मैं कहूँगी मेरे पास 2 जोड़े हैं, मैं वो 2-3 दफा मैं पहन चुकी हूँ, अब मैं मजीद नहीं पहनना चाह रही। उसका क्या प्रोसेस है, किस तरह से आपको अप्रोच करना है, या मैं चाह रही हूँ कि आपके उधर से स्टोर से मैं एक आध जोड़ा उठा भी लूँ? सो आपका इट्स एज सिंपल एज जस्ट गोइंग ऑन द प्लेटफॉर्म। आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगी,
आप वहाँ पे अपना कपड़ा अपलोड करेंगी और फिर जब वो बिकेगा हम खुद आपके घर से पिक करेंगे और वो क्वालिटी चेक होके बायर को चला जाएगा। और प्राइस कौन तय करेगा? प्राइस आप तय करेंगे। सो बिल्कुल एक व्हाट अबाउट द हेल्थ हैजर्ड्स जो इससे रिलेटेड होते हैं? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी और के कपड़े पहनना पसंद नहीं करते, वो कहते हैं कि भाई मैं अपने कपड़े ही पहनूंगी या पहनूंगा, उनके लिए फिर क्या किया जाता है? क्या कपड़ों को कोई कुछ इस तरह से प्रोसेस किया जाता है कि कोई हेल्थ हैजर्ड या स्किन का इशू ना हो? जी, सो ये हम लोग हर किसी को पहले ही बताते हैं। सो इट्स लाइक अ हैबिट जो नॉर्मली कुछ लोग अपनी जब नए कपड़े खरीद रहे होते हैं तब भी रखते हैं कि जब वो पहले कपड़े लेते हैं दे वॉश इट ऑफ बिफोर दे वेयर इट। अब उसकी रीज़न में एक किसी ने बड़ी रिसेंटली अच्छी बात की थी। उन्होंने ये कहा था कि जब आप नए कपड़े भी ले रहे होते हैं ना तो यू डोंट नो कि वो किस वेयर हाउस से किस मिट्टी कट्टे से हो के वो आप तक आ रहा होता है। सो अ लॉट ऑफ पीपल यू कैन गेट स्किन इश्यूज फ्रॉम दैट एज वेल। लेकिन वो क्यों, अगेन ये हमारा काइंड ऑफ माइंडसेट है कि क्योंकि किसी ने पहना हुआ है तो वो अच्छा कुछ लोगों को सीरियस इश्यूज होते भी हैं समटाइम्स, लेकिन समटाइम्स ये उनका अपना प्रोग्रेटिव है, वो करना चाहते हैं। लेकिन वो तो एक हैबिट, लाइक जैसे व्हेन आई बाय फ्रॉम बिस्बी तो वो मेरी एक हैबिट बिल्ड की हुई है कि आई वॉश इट ऑफ वंस बिफोर आई वेयर इट, व्हिच इज अ सिंपल थिंग व्हिच समटाइम्स पीपल डू इवन विद न्यू क्लोथ्स। अच्छा, ये भी कहेगा चले मेरे पास एक ड्रेस है, मैं उसको रीन्यू करना चाहती हूँ किसी भी प्लेटफॉर्म के बगैर ही अगर मुझे करना है। वो होता है ना कि काम वाले जो कपड़े होते हैं, दामन पे काम हुआ है, गले पे काम हुआ है, बाजुओं पे, मैं उसको नया बनाना चाहती हूँ, क्या तरीका है उसका? आजकल हम लोग इस चीज़ पे बहुत हमें अपने वेंडर्स को भी सजेस्ट कर रहे हैं कि काम वाले कपड़ों के साथ, हमने काम वाले कपड़ों के साथ इस दफ़ा बहुत एक्सेसरीज भी बनाई है। अगेन वो पोटली बैग्स बनाए हैं। दूसरा सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आप उसका स्टाइल चेंज कर दो। सो फॉर एग्जांपल आपके पास एक हैवी शर्ट है काम वाली, आप वो काम उतार के यू कैन टर्न इट इनटू अ गाउन, जैसे हम मम्मी की साड़ियों से कपड़े बनवा दिया हमारी दादियाँ और उससे पहले वाली जो लेडीज थी वो ये बहुत करती थी। हम सिर्फ वो ख्वारी नहीं करना चाह रहे थे। उनका जो मटेरियल होता था या उसके ऊपर जो कढ़ाई होती थी वो इतनी ड्यूरेबल होती थी कि आज भी उनको उठा के देखो बहुत खूबसूरत लग रही होती है। आपकी बात पे सेकंड में एक टीम में लड़की है, शी जस्ट गॉट मैरिड अ कपल ऑफ मंथ्स अगो, तो उसने अपनी मदर का ही ड्रेस रीवेयर किया। अब उसमें यह था कि उनकी मदर का ड्रेस रेड था लेकिन वो इतने सालों में पिंक हो गया, तो उसने फिर मेहंदी में उसके साथ एक चोली सेपरेट बनवा ली और दुपट्टा अपनी, बट वो काम इतना ब्यूटीफुल था कि वो काम अब नहीं होता। सो वो वाली आई थिंक, और वो as you said is coming back in fashion as well. तो उसको रीयूज करके यू कैन, लाइक देयर इज अ मिलियन वेज दैट यू कैन प्लग, स्पेशली शिफॉन का मसला होता है क्योंकि वो फट जाता है, तो आप वो काम किसी और फैब्रिक पे प्लग कर लें और दोबारा इसको रिन्यू कर लें। इट्स ऑल अबाउट द आइडिया जनाब। ये आइडिया जो है सैरिश का था और ये सैरिश ने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और प्रॉब्लम के साथ उन्होंने एक सोल्यूशन भी पेश कर दिया। डेफिनेटली उनका ये आइडिया जो है एक बिजनेस की शक्ल इख्तियार कर गया, व्हिच इज वर्किंग रियली फाइन। थैंक यू सो मच सैरिश, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके भी, और ये आइडिया भी बहुत अच्छा है। जनाब तमाम लोग जो चाहते हैं कि भाई उनके पास बहुत सारे कपड़े हैं और उन कपड़ों का समझ नहीं आती है कि 2-3 मरतबा पहनने के बाद दोबारा नहीं पहनना चाहते, वैसे तो ये थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। मेरे ध्यान में वो ड्रेसेस आने शुरू हो गए हैं जिनके साथ मैं ये करना चाह रही हूं। बस ब्रेक के अंदर ना आपने सैरिश के साथ अपना सिस्टम बना लेना है। अगले सेगमेंट की तरफ चले जाते हैं। आज दुनिया भर की जो नजरें हैं ना वो न्यूयॉर्क पर मरकूज हैं, जहां पर वजीर आजम शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे, और ये जो उनका खिताब होगा ना सिर्फ पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आलमी फोरम पर वो उजागर करने का एक अहम मौका भी है, बल्कि खित्ते और फिर दुनिया में दरपेश जो मसाइल है इस वक्त पाकिस्तान को के मौक़िफ़ को भी ज़ाहिर है वहाँ पर नुमाया करेंगे। और तवक्को ये की जा रही है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने खिताब में मसला कश्मीर पर बात करेंगे, फ़लस्तीन के मामले पर बात करेंगे, और खित्ते में जो ओवरऑल अमन इस्तेहकाम और मईशत और फिर ख़ास तौर पर जो क्लाइमेट चेंज की सूरत हाल है उस पर वो बात करने जा रहे हैं। डेफिनेटली आलमी सतह पर इंसाफ पर मबनी ताल्लुकात पर भी बातचीत की जाएगी, और इस खिताब से पहले वाशिंगटन में उनकी एक निहायत अहम मुलाकात भी हुई है, और वो मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप से। और ओवल ऑफिस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौजूद थे, फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब मौजूद थे, और ये अभी तक की इत्तलात सामने आई है कि उनकी मुलाकात जो है 1 घंटा 20 मिनट जारी रही और बहुत अच्छी भी रही है। अब इस खिताब के से हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, कौन कौन सी बातें हो सकती हैं, एंड दुनिया इस वक्त किस तरह से देख रही है पाकिस्तान को और इस खिताब को, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान की साबिक मुस्तकिल मंदूब बराए अक़वाम मुत्तहिदा मलिहा लोधी साहिबा। आप सब इनको जानते हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। मलिहा साहिबा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप ठीक ठाक होंगी। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये कि व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस खिताब? देखिए, जो वाशिंगटन में मुलाकात हुई है, पहले उस पर ज़रा बात करें। मैं समझती हूँ कि बहुत अहम है पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के लिए, जो कि कंसिस्टेंटली बेहतरी की तरफ जा रहे हैं।
और ये पहली मुलाकात है या पहली विजिट है व्हाइट हाउस किसी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की 6 साल बाद। तो इसी से इसकी अहमियत आपके सामने आती है, इसलिए कि पिछले 6 साल में ताल्लुकात जो थे वो इतने मैं समझती हूँ कि बहुत ही कमज़ोर थे। लेकिन अब लगता ये है कि पहले आर्मी चीफ की मुलाकात हुई सदर ट्रंप से व्हाइट हाउस में कुछ ही महीने पहले, और अब सेकंड टाइम दावत देना पहली दफ़ा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, शहबाज शरीफ साहब को, तो इससे तो यही लगता है कि अमेरिका की तरजीहात में पाकिस्तान शामिल है जो पहले नहीं था। अब इस हवाले से जो सवाल उठते हैं उनके अभी हमारे पास जवाब नहीं है, और वो ये है कि अमेरिका कोई, जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में, फ्री लंच नहीं कभी होता। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो क्या चाहते हैं, उनकी तवक्कुआत पाकिस्तान से क्या है। इस पे इस वक्त तो कबल उस वक्त होगा कुछ कहना, लेकिन ये जरूर हमें इस पे नजर रखनी पड़ेगी। इस मुलाकात के तनाजुर में ही एक सवाल आपसे पूछ लेती हूँ। अब जो एक स्पीच होने जा रही है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की यूएन जनरल असेंबली में, आपको लगता है कि थोड़ा सा इन्फ्लुएंस्ड होगी इस मुलाकात से भी, या उसके बाद कुछ तब्दीली भी हो सकती है उस स्पीच के अंदर? मैं नहीं समझती, इसलिए कि ये स्पीचेस बहुत पहले तैयार होती, मैंने खुद लिखी हैं प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर्स के लिए। तो नहीं, इसलिए कि ये जो स्पीचेस होती हैं ये एक मुल्क का जो फॉरेन पॉलिसी का मौक़िफ़ होता है उसको बयान करते हैं, किसी और मुल्क की तरजीहात की अक्कासी नहीं करते। तो इसमें तो आपने जिन इश्यूज की निशानदेही की वही इश्यूज जो है जो पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी में बहुत ही अहम है, वो रिफ्लेक्ट होगी प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में। राइट। मलिया साहिबा, ये जो एक शिफ्ट आया है पाकिस्तान की तरफ पसंदीदगी का डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की, आपको इसकी सबसे बड़ी वजह रिसेंट पास्ट में क्या नज़र आ रही है? इससे पहले भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी ट्रंप ने। आपको इसकी सबसे बड़ी वजह क्या, इंडिया को जो हमने रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में शिकस्त दी है उसमें पाकिस्तान का जो रोल रहा है, वो आप इसकी वजह समझती हैं, ये क्या इसकी आपको बेसिक रीज़न लगती है? देखिए, पाकिस्तान की हमेशा अहमियत रही है, और लगता ये था कि बाइडेन इंतजामिया में पाकिस्तान की अहमियत कम हो गई थी, इसलिए कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से मिलिटरीली विड्रॉ कर लिया, और इसके बाद वहाँ पर कम अज कम वाशिंगटन में ये व्यू पाया जाता था कि पाकिस्तान अब इम्पोर्टेंट नहीं रहा। लेकिन सदर ट्रंप के आने के बाद लगता ये कि जो पाकिस्तान की, आप कह सकते हैं, ट्रेडिशनल जियो पोलिटिकल या जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस थी, वो रिवाइव हुई है खित्ते के हवाले से भी और मशरिक़ वस्ता के हवाले से भी। तो अमेरिका का पाकिस्तान की इस स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस को तस्लीम करना, फिर उसके बेसिस पे नए सिरे से ताल्लुकात बनाना, रीसेट करना रिलेशनशिप को, तो मैं समझती हूँ खुश आइंद बात है। राइट। अच्छा मलिया साहिबा, मैं ये पूछना चाह रही थी अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, जिस तरह आपने पहले कहा कि कुछ भी फ्री लंच नहीं होता है, तो क्या कोई इस तरह का मुतालबा अमेरिकी सदर की तरफ से सामने आ सकता है? बगराम एयरबेस का हम देख रहे हैं कि वो इस तरह से पाकिस्तान से स्ट्रेटेजिकली ज़रूरत है, पाकिस्तान की ज़रूरत हो सकती है उनको। देखिए, वो तो उस सवाल का तो जवाब सिर्फ अमेरिका ही दे सकता है, लेकिन आपको मालूम है कि मशरिक़ वस्ता में भी जो सूरत हाल है, हाल ही में सदर ट्रंप ने एक मिडल ईस्ट या गाजा का प्लान शेयर किया है कुछ मुस्लिम ममालिक के साथ, पाकिस्तान उसमें शामिल है। तो कुछ तो कयास आराइयाँ ये हो रही हैं कि शायद पाकिस्तान को भी कहा जाएगा, ये जाहिर है मैं तो सिर्फ स्पेकुलेट ही कर रही हूँ, अभी इस पर कोई प्रूफ इंफॉर्मेशन नहीं है, कि शायद पाकिस्तान और मुसलमान मुल्कों के साथ किसी मल्टीनेशनल कह लीजिए फोर्स, पीस कीपिंग फोर्स की शायद वो फरमाइश ना करें अमेरिका। अब मालूम नहीं कि ये करेंगे और फिर पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ होगा। इसके अलावा जैसे आपने कहा, अफगानिस्तान के हवाले से तो पहले से ही पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान काउंटर टेररिज्म की कोऑपरेशन, ताउन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है और रहेगा। बैकग्राउंड भी मेरा ख्याल है इस पर भी कयास आराइयाँ ही हुई है, सदर ट्रंप के ही स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन मैं नहीं समझती कि वो टेक ओवर करना चाहते हैं। वो बहुत बड़ा एडवेंचर होगा उनके लिए, वो टेक ओवर नहीं करना चाहते बागराम को, धमकी तो लगा रहे हैं। लगता ये कि वो एक्सेस चाहते हैं ताकि वहां से भी वो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन करें। अब इस हवाले से अगर वो पाकिस्तान से कोई फरमाइश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तो वो भी देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के मुफाद में है भी या नहीं।
मेरे ख्याल से सबकी नज़रें लगी ही उस तरफ है, क्योंकि बड़े अच्छे तरीके से आपने हाईलाइट किया कि देयर इज़ नो सच थिंग एज फ्री लंच। ये बड़ा मशहूर है वाशिंगटन के अंदर। लेट्स सी अब क्या मुतालबा आता है जनाब वाशिंगटन की तरफ से पाकिस्तान के लिए। लेकिन बहुत शुक्रिया, हम इसी चीज़ पर खुश हैं कि हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हो रहे हैं। मलिहा लोधी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, बहुत ही मौसर आवाज़ है, इंटरनेशनल रिलेशन बात आती है और पाकिस्तान को बड़े अच्छे तरीके से कई सालों तक अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर उन्होंने रिप्रेजेंट भी किया है। तो उनका जो ख्याल और जो उनका तज्ज़िया है वो हमने आपके सामने रखा है। अब एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हमारे पास और भी अहम सेगमेंट्स हैं जिन पर बात करनी है। एक ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, लेकिन उससे पहले कि मैं उस सेगमेंट की तरफ जाऊं, अनम से एक सवाल कर लेते हैं। वैसे आपके घर में कोई बच्चा है छोटा? हाँ, मेरे भाई का बच्चा है, भतीजा है। टेंट्रम्स दिखाते हैं जब उससे कोई चीज़ ले ली जाए या बहुत रो रहा हो कि मैं चॉकलेट दे दूंगा, फिर उससे चुप होता है? बच्चे जिद करते हैं। मुझे लगता है एक स्पेसिफिक एज आती है, लेकिन हमने जो उसको आदत नहीं डाली ना वो है फ़ोन वगैरह की। जब आपको फ़ोन और गैजेट्स दे के वापस लेते हैं ना, वो बच्चा इस कदर जिद्दी हो जाता है, अजीब टेंट्रम्स दिखाता है। बहुत अक्लमंदी किया। अच्छा, ये सिर्फ फ़ोन से रिलेटेड नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, बच्चा रो रहा है, चलो इसको थोड़ी देर के लिए फ़ोन ज़्यादातर आजकल यही हो रहा है, या चॉकलेट दे दो, या फिर मैं तुम्हें बाहर लेके चला जाऊंगा। तो वो जो रिवॉर्ड का जो उसको आदत पड़ जाती है ना, वो उसको और ज़्यादा ज़िद्दी बना देती है। इसके लिए अब एक टर्म यूज़ की जाती है और वो है टेम्पर टेंट्रम। अक्सर वालिदैन ये शिकायत कर रहे होते हैं कि बच्चे जो है ना अचानक चीखने लगते हैं, ज़िद करने लगते हैं, चीज़ें भी उठाकर फेंकना शुरू कर देते हैं या फिर ज़मीन पर लेटकर ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देते हैं। तो इन टेम्पर टेंट्रम्स का आखिर किया जाए, कहाँ से ये सिलसिला शुरू होता है, हम कहाँ पर गलती, यानी कि पेरेंट्स कहाँ पर गलती कर रहे होते हैं, और फिर अगर कोई बच्चा वाकई में बहुत ज़्यादा टेम्पर टेंट्रम्स दिखा रहा है अपनी छोटी छोटी बातों को मनवाने के लिए, तो उस सिलसिले में किया जा सकता है या फिर क्या उसका सोल्यूशन होना चाहिए, हमने आज इसके ऊपर बिल्कुल इसी पे बात करनी है। और बच्चों को ना उस एक सर्टेन एज में समझाना नहीं आ रहा होता कि मैंने अपनी बात किस तरह से कन्वे करनी है, या फिर ऐसे पेरेंट्स जो बच्चा जो मुंह से निकाले आप फौरन पूरा कर देते हैं। और जिस दिन आप पूरा नहीं करेंगे, वो ऐसी चीज़ मांगेगा या ऐसी बात करेगा, आप पूरा नहीं करेंगे, तो बच्चे फिर आपको टेंट्रम्स दिखाते हैं। तो ये छोटी छोटी हमारे रवैयों में गलतियाँ होती हैं, जिसको हम सुधार लें तो बच्चे ऑटोमेटिकली सुधर जाएंगे। 2 दिन लगाएंगे, 3 दिन लगाएंगे, वो ठीक हो जाएंगे। वैसे मुझे ऐसा लगता है पहले अपने आप को सुधारना बहुत ज़्यादा जरूरी है बच्चों को सुधारने के लिए। खैर, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद हैं, पेरेंटिंग एक्सपर्ट हम इनको कहते हैं, सफिया। उनकी तरफ चलते हैं। आप इनको जानते हैं, पहले भी हमारे मुख्तलिफ शोज़ का हिस्सा बनती रही हैं। इरम, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि आप ये जो टेम्पर टेंट्रम ये टर्म है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें आसान अल्फाज में हमारे देखने वालों के लिए और हमारे लिए। Jazakallah khair. Thank you for having me. You both look very beautiful. Mashallah, tabarakallah. Thank you. Assalamu alaikum. Temper tantrum जो है, okay. Basically जो बच्चे का दिमाग है, and this is not me telling you, this is a world-renowned Dr. Segal है, world-renowned psychologist. He says कि जो बच्चे का दिमाग होता है ना, हम लोग का दिमाग अगर ऐसे है, right? तो बच्चे का जो emotional lid है, वो ये, right? और ये उसकी logical mind है। तो टेम्पर टेंट्रम बच्चे का ये है कि उसका इमोशनल लिड जब यूं उठ गया है, यानी कि जब उसे गुस्सा आ गया है या जब वो उसका मेल्टडाउन शुरू हो गया, तो फिर इट्स द लिड इज ऑफ और ये लॉजिक जो है ये आउट ऑफ द विंडो हो गया है। दैट फॉर अ चाइल्ड इज टेम्पर टैंट्रम। बड़ों के भी टैंट्रम्स होते हैं और होता यही है कि वो लॉजिक से हिल चुके होते हैं। द थिंग इज कि ब्रेन डेवलपमेंट बच्चों की 0 to 7 years उनकी इमोशनल डेवलपमेंट हाइटेंड होती है, जबकि लॉजिकल डेवलपमेंट आहिस्ता आहिस्ता बन रही होती है। और टेम्पर टैंट्रम का मतलब ये है कि वो इमोशनल पटरी से भी हिल गए हैं और लॉजिक पहले ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, एंड देयर यू हैव इट, द टैंट्रम, द मेल्टडाउन। अच्छा, तो उसके लिए पेरेंट्स कितने आपको लगता है कि कसूरवार हैं? जिस तरह हमने अपने इंट्रो में भी बात की, बहुत दफ़ा होता है कि हम बच्चे को बात कर रहे होते हैं, हम 1-2 दफ़ा मना करने के बाद अल्टीमेटली उसको दे देते हैं और फिर उसको आदत पड़ जाती है कि मैंने जो मांगना है आ जाता है। हाँ, मैंने जो मांगना है वो मुझे मिल जाना है। तो क्या ये रवैये भी हैं फिर बच्चों को जिद की तरफ ले जाते हैं जब आप कोई चीज़ उनको नहीं देते? फिर हाँ बिल्कुल, बिकॉज सी अगर कोई इमोशनली इंटेलिजेंट है तो उसको मतलब उसको समझ आ गया कि मैंने इसको फिरकी की तरह घुमाना कैसे है। उसको पता चल गया मेरा ये बिहेवियर मुझे ये रिवॉर्ड, ये रिजल्ट देता है। ऐसे में पेरेंट्स के करने का काम ये है कि खुद अपने इमोशंस को, जब बच्चा हाईली डिसरेगुलेटेड हो रहा होता है, चीखने चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, तो यूजली माओं को और या वालिद साहब जो भी होते हैं या जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं, उनको ना एक नर्वसनेस सी होनी शुरू हो जाती है, एम्बेरसमेंट का डर होता है, या कोई और जो होता है वो बीच में से आके बच्चे को हुश करके ले जाता है कि अच्छा मैं इसको बचा लेता हूँ। मतलब अचानक से पता नहीं क्यों हम बच्चे को बचाना चाहते हैं, हमें लगता है कि उसके रोने से उसे कोई नुकसान पहुंच जाएगा या हमें उसकी आवाज़ नहीं अच्छी लग रही होती। द थिंग इज उस
बिहेवियर, बड़े के उस बिहेवियर की वजह से बच्चे को समझ आ जाती है ओके दिस इज माय लिमिट, ये मैं इस पे अगर ज़्यादा एक्सलेटर पे मैं दबाऊंगा इसको तो ये मेरा काम चल जाएगा। राइट, ठीक है। अच्छा इरम हमारे साथ ही रहे, हमारे साथ एक लाइव कॉलर भी हैं दिलशाद, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। दिलशाद बताइएगा, क्या आप ऐड करना चाहेंगे या कुछ सवाल पूछना चाहें इरम से? जी अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? दिलशाद अली बात कर रहा हूँ भावलपुर से। जी मेरा बेटा है नालायन हुसैन, 9 साल का तकरीबन, बहुत जिद करता है, स्कूल भी जाते हैं अपनी मर्जी से जाते हैं और मदरसे भी माशाल्लाह जाते हैं, बहुत जिद करते हैं, अपनी मर्जी से काम करते हैं, उसको गुस्सा करें प्यार करें मेरी बहन किसी की भी नहीं सुनता, खाली मेरे से डरता है, ना अपनी मम्मा से, ना फुप्पो से, ना चाचू से, किसी से नहीं डरता। गैजेट्स की उसको आदत है, आप मोबाइल वगैरह उसको देते हैं फिर वापस लेते हैं, फिर उस वक्त जिद करता है या किस वजह से जिद कर रहा होता है? हाँ, कभी मोबाइल दें तो ठीक है, अगर मोबाइल नहीं दें तो वो बहुत जिद करता है, मोबाइल से तो बहुत दूर रखा है उसको, टीवी देखता है, टीवी बहुत शौक से देखता है, जिद बहुत करता है। ठीक है, चलें आप सुनते रहें, हम इरम से इसका जवाब लेते हैं। थैंक यू सो मच दिलशाद। इरम 9 साल का हो चुका है इनका बेटा, जिद बहुत ज़्यादा करता है, किसी की नहीं सुनता और डरता सिर्फ इन्हीं से ही है, अपनी माँ से भी नहीं डरता। एक तो ये जो डर वाला फैक्टर है ना, इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करें कि ये, और ये हर घर के अंदर होता है, माँ ही अक्सर डर डाल रही होती है ना बच्चे के दिनों में, शाम को अब्बू आएंगे तो मैं बताऊंगी, तो इस पे बताएं जरा ये पेरेंटिंग स्टाइल कैसा है? अगर मैं कहूँगी बुरा है तो क्या मैं कैंसिल हो जाऊंगी? हाँ, वी आर लिविंग इन द कैंसिल कल्चर ना, कोई मसला नहीं, हम आपको कैंसिल नहीं होने देंगे। चले। हाँ, ये हमारा रवायती तरीका है। उसकी वजह यह है कि बाप की एक जगह है, बाप का एक मकाम है, बाप का एक डर, एक खौफ, एक पर्दा होता है। माँ या बड़ी बहन या दादी नानी वगैरह वगैरह, ये और बच्चे जो होते हैं ना वो शुरू से औरतों के इर्द गिर्द पल रहे होते हैं, गोदों में होते हैं, उनको पता होता है कि ये दिस इज माई सेफ स्पेस। ये जो है ना, जितना मर्जी गुस्सा कर ले, मार ले, पीट ले, जो मर्जी करे, आखिर में इससे मुझे पुचकारना ही है। जो वालिद का जो एक होता है ना, और ये नेचुरल है, ठीक है, लेकिन ये फ्रेम काम नहीं करता, लॉन्ग रन में काम नहीं करता। जिस दिन वालिद से भी एक वो शर्म पर्दा हट जाता है तो फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद शदीद बिगाड़ है। करने का काम क्या है? अगेन, वो 9 साल में आके जिद नहीं कर रहा, वो बहुत पहले से कर रहा था। अब फ़र्क ये हो गया कि अब वो कद काट का बड़ा हो गया है, ज़्यादा जोश में आ गया है। अगर वो चार्ज करेगा तो औरतों से संभाला भी नहीं जाएगा घर की। अब सिर्फ एक मर्द ही उसको थोड़ा सा यूं झंझोड़ सकता है। दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, बिगाड़ अगर इतने अरसे का है तो फिर सवार में भी थोड़ा सा हौसला सब्र करें। अगर उसकी आदतें बिगड़ गई हैं, उसके पैटर्न्स बिगड़ गए हैं तो उन पे पहले काम करें और खुद हौसले और सब्र से काम करें। इफ यू वांट इमीडिएट रिजल्ट्स, नहीं मिल सकते हैं। अच्छा, तो फिर शुरू से कैसे बच्चे को लेके चलना चाहिए? किस एज से हम कह सकते हैं कि बच्चा जो है वो बिगड़ना शुरू हो जाता है या जिद करना शुरू हो जाता है, और वो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग उस वक्त पेरेंट्स को क्या रोल प्ले करना चाहिए? दोनों को। बच्चा 1 साल की उम्र से जिद, देखिए बच्चे का जिद करना बनता है। इफ अ चाइल्ड इज लव्ड, अगर बच्चे का सेफ एनवायरनमेंट है, उसे मोहब्बत प्यार मिल रहा है, तो उसका बिगड़ना बनता है। मैं समझती हूँ कि जिसको हम बिगाड़ कहते हैं ना, कि जिस बच्चे में कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है और धड़ल्ले से अपनी चीजें करवाता है और मनवाता है, उसका मतलब है कि उस बच्चे को पता है कि मुझसे प्यार किया जाता है। दैट इज अ गुड साइन। द प्रॉब्लम इज कि वो बच्चा है, उसने जिद करनी है। वो 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की उम्र में करेगा। तो मैं आपको एक एक्रोनिम देती हूँ, ठीक है? उस एक्रोनिम का नाम है, एक्चुअली 2 हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ टाइम मैं आपको एक दे देती हूँ। हेल्प, ठीक है? नाउ व्हाट डज हेल्प स्टैंड फॉर? H स्टैंड्स फॉर होल्ड स्पेस, यानी कि अगर वो जिद करने लगा, 1, 2 स्पेशली 2 साल के बच्चे ज्यादा करते हैं, 2, 3, 4, तो आप उसके इर्द गिर्द हो, आप उसकी आंखों में, उसके लेवल पे जाके उसको देख रहे हो और आप कह रहे हो मुझे दिख रहा है कि तुम रो रहे हो, और अब फिर आप उसको एक्नॉलेज कर रहे हो, ठीक? आप उसको एम्पैथाइज कर रहे हो कि मुझे पता है कि तुम्हें ये चीज चाहिए, पर आई एम सॉरी, इस वक्त ये चीज नहीं हो सकती। नॉर्मल बच्चे बड़ा खींचेंगे ना रोने को, तो सिर्फ 30 मिनट तक। दैट इज वेरी नॉर्मल एंड हार्डली दे डू इट, बिकॉज अगर उनका केयर टेकर उनके पास है तो आपने एज से होल्ड स्पेस कर दिया, आपने एम्फसाइज कर दिया, रियली ग्लैड से आपने लिमिट कर दिया। इरम आपसे पूछना ये चाह रही थी कि बच्चे तो रोएंगे, तो वो प्रॉब्लम कहाँ पर जाकर बन जाती है, या कब जाकर हमें ये सोचना चाहिए कि ओके अब ये रोना जो है ना, ये बेसिकली इसकी परवरिश के अंदर या तरबियत के अंदर मुझे लग रहा है कि कोई मसला है, तो इसको हमें थोड़ा सा ठीक करने की जरूरत है। खैर, मैं आपको जवाब लेती हूँ। एक लाइव कॉलर ऐड कर लेते हैं साथ, हमारे साथ मौजूद हैं बहावलपुर से। अगली कॉल भी बहावलपुर से, ये पता नहीं बहावलपुर ज्यादा बिगड़े हुए हैं। ज़रियाब हमारे साथ हैं। ज़रियाब बताइएगा क्या कहना चाहेंगे आप, या कोई सवाल आपका इरम से?
हेलो जरियाब, आप सुन पर जरियाब नहीं है जी हमारे साथ, हमारी बात से नाराज हो गई हैं, बच्चे नहीं बिगड़े। आई होप आप नाराज ना हो। जरियाब, आप दोबारा से कोशिश कर ले, हमें कॉल कर ले। अच्छा इरम, मैं आपकी तरफ फिर से आ जाती हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी बात करते हैं कि भाई देखें, चले मैं भी ये बात करती हूँ कि हम जब छोटे थे हमें भी अपने वालिदैन का काफ़ी डर हुआ करता था, या हमारी अम्मी भी कहती थी कि शाम को अब्बू आएंगे तो मैं बताऊँगी कि इसने क्या क्या हरकत की है। तो आजकल में और हमारी जनरेशन के अंदर ये जो फ़र्क है थोड़ा सा, जिस तरह से ब्रॉटअप किया जा रहा है, आपको लगता है कि हमें पता है बहुत सारी चीज़ें दुनिया ही मुख्तलिफ हो चुकी हैं, लेकिन इंसान तो वही है, तो आपको तब्दीली क्या नज़र आती है? क्योंकि हम तो, मुझे लगता है कि वी आर नॉर्मल, लिटिल बिट नॉर्मल अपने आप को हम कुछ हद तक कह सकते हैं। आजकल ये ज़्यादा मसला क्यों है? See, the thing is कि मिलेनियल्स जो पेरेंट्स बने हैं ना, और जेन एक्सर्स जो पेरेंट्स बने हैं, तो इंटरनेट आ चुका था, फ़ोन्स आ चुके हुए थे। सिंस द डॉन ऑफ 2005 2006 2007 में फेसबुक आ गया था। यू अंडरस्टैंड कि पेरेंटिंग ही डिफरेंट हो गई है। पेरेंट्स का अपना रुझान, पेरेंट्स की अपनी अंडरस्टैंडिंग, उनकी एक दुनिया, अवेयरनेस चेंज हुई है, राइट? और उनके इंटरेस्ट्स चेंज हुए हैं। जो पहले के पेरेंट्स थे, दे वर लाइक, वी नो दिस बुक, वी नो दिस पैटर्न, ये हमारे आबाओ अजदाद ने भी किया था, ये हमने भी किया था, दैट इज इट, ना लेफ्ट ना राइट। हाउ मेनी ओपिनियंस आर देयर ऑन पेरेंटिंग राइट नाउ? कितने हैं? और जिसको जो मर्जी, जो पसंद आएगा वो इस्तेमाल कर लेता है। एंड ऑनेस्टली एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं खुद एक मिलेनियल पेरेंट हूँ, मैं बताऊंगी, मैं अपने लिए ये बात कहती हूँ कि बहुत डिस्ट्रैक्टेड पेरेंटिंग होती है। वो जो है ना कि हम खो जाते हैं कहीं, हम डिस्ट्रैक्टेड पेरेंटिंग में, एंड फिर हम ओवर कॉम्पनसेट करते हैं अपनी उस डिस्ट्रैक्टेड पेरेंटिंग को भी। समटाइम्स दैट्स द केस टू, आई एम नॉट ऑलवेज, लेकिन समटाइम्स दैट्स द केस टू। अच्छा इरम, ये बताएं कि चलें एक बच्चा है, हम अज्यूम कर लेते हैं 4 साल का बच्चा है, उसको मोबाइल की भी थोड़ी आदत डाली हुई पेरेंट्स ने, और जब वो फ़ोन उससे ले रहे हैं, बच्चा कर रहा है जिद, पेरेंट्स को उस वक्त क्या करना चाहिए? उस जिद को समझते हुए, उसके रोने पीटने को समझते हुए, अगर वो लेट के रो रहा है या किसी भी तरह अपना एहतजाज कर रहा है, दोबारा उसको वो फ़ोन दे दें या क्या करें? उस वक्त पेरेंट्स क्या करें? अपना फ़ोन भी बंद करके कहीं रख दें, ड्रॉर्स में रख दें, कवर्स में रख दें, छुपा दें। उस बच्चे को मॉडल करके दिखाएं दैट दिस इज नॉट लाइफ। एक्चुअली फॉर सर्टेन टाइम, जब तक वो बच्चा खेल रहा है, आपके इर्द गिर्द है, डोंट बी ऑन योर फोन्स, ताकि उसकी वो एडिक्शन या उसका वो जो चाहना है फ़ोन को, उसकी जो ब्रेन केमिकल जो चीज़ें हो रही हैं, आप उसको पहले ही संभाल लो, बिगड़ने से पहले। और गुस्सा अगर जो पेरेंट्स कर रहे होते हैं बच्चों के रोने के ऊपर, क्या वो ठीक है? या इस तरह की कोई 3-4 टिप्स आप बता दें? हम लोग बहुत डिसरेगुलेटेड होते हैं। पेरेंट्स कैसे बिहेव करें बच्चे के रोने पर? अच्छा, जो बंदा खुद इमोशनली डिसरेगुलेटेड वैसे ही रहता है ना, मतलब कि कोई सड़क क्रॉस कर गया आपके सामने से, तो आपने मतलब कि गालियों की भरमार कर दी, पानी ठंडा गर्म हो गया तो आपने दे दिया सारे घर वालों को। तो ऐसे लोगों के साथ मैं अब क्या कहूँ कि मतलब किस तरह से वो अपने आप को रेगुलेट करेंगे? आपको अपने ऊपर काम करने की सबसे पहले तो अपने ऊपर काम करें। एग्जैक्टली। बहावलपुर से हमारे साथ एक और कॉलर हैं। ठीक है इरम, हमारे साथ हाजी फारूक साहब हैं बहावलपुर से। अस्सलाम वालेकुम, कोई सवाल करना चाहेंगे, कुछ ऐड करना चाहेंगे? फारूक साहब, आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। कोई सवाल करना चाहेंगे आप? मेरी बच्ची है, वो बहुत ज्यादा रोती है। ठीक है, ठीक है, लेकिन क्या वजह है? कितने साल की है? आप डांटते तो नहीं उसको? चलें, आपकी बच्ची के रोने का जवाब हम जल्दी से ले लेते हैं इरम से, क्योंकि वक्त हमारे पास हो चुका है खत्म। इरम, वही सवाल जो है ना बच्चों के यही है कि बच्चे रोते बहुत ज्यादा हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? बट आपका पॉइंट बड़ा मुझे वैलिड लगे। सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर अपने इमोशंस को रेगुलेट करना है ना, क्योंकि समटाइम्स हमें खुद भी नहीं पता होता कि हम डिसरेगुलेटेड है, जो पेरेंट्स है वो डिसरेगुलेटेड है। इन द एंड मैं चाहूंगी जल्दी से कोई टिप्स दे दें पेरेंट्स के लिए आप। अगेन द हेल्प मेथड के होल्ड द स्पेस, यानी कि बच्चे के साथ उस स्पेस में अपने बच्चा है, वो आपसे ऊंचा अगर रो रहा है तो आपने उससे ऊंचा नहीं चीखना, अल्लाह का वास्ता है, वो और डर जाएगा और डिसरेगुलेट हो जाएगा। इस टिप को अगर सिर्फ समझ लें और लंबी लंबी सांस लें, मुंह के ऊपर ठंडे पानी के छींटे डाल लें। बच्चे का रोना इज नॉट योर फेलियर, बच्चे का रोना इज नॉर्मल, इट इज ओके। और नॉर्मली हम देखते हैं ना इरम, बच्चे घर पे पेरेंट्स के सामने इस तरह की जिद कर रहे होते हैं, लेकिन वही बच्चे जब स्कूल जा रहे होते हैं तो टीचर्स के साथ वो उस तरह का उनका रवैया नहीं होता। सेम बच्चा होता है, उसका रवैया थोड़ा चेंज होता है। यस, बिल्कुल नहीं होता। और अगर क्विकली मैं बता सकूं, इसलिए क्योंकि उनके पास, उनको पता है कि दिस इज नॉट माई सेफ स्पेस, हियर आई हैव टू बिहेव, यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, यहाँ पे मेरे नखरे उठाने वाला कोई नहीं है। दैट इज अ लव्ड चाइल्ड।
और ये सारे बच्चे करते हैं। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया इरम के एडमिट नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि सेफ स्पेस के अंदर बच्चा होगा ना तो वो बिल्कुल महफूज है, उसको कोई मसला नहीं है, प्रोटेक्टेड है, बिल्कुल बिल्कुल होता भी ऐसे ही है। लेकिन सम टाइम्स सेफ स्पेस के अंदर भी हम उनकी तरबियत के अंदर ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं जो अल्टीमेटली उनके फ्यूचर में उनकी पर्सनालिटी को जाकर बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकती हैं। तो बड़े अच्छे पॉइंट्स रेज कर दिए हैं इरम ने कि क्या क्या करना चाहिए। बच्चा अगर बहुत ज़्यादा रो रहा है, टेंट्रम्स दिखा रहा है, तो उसके लिए एक उन्होंने फ्रेमवर्क जो है सामने रख दिया। इरम, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। बड़े अच्छे तरीके से आप हमेशा एक्सप्लेन करती हैं और आज भी आपने अच्छे तरीके से किया। ऑल द यंग पेरेंट्स, आई होप आप लोगों की थोड़ी रहनुमाई जो है ना वो इरम की बातों से हो गई होगी और हमने आपके सवाल इरम के सामने रख लिए होंगे। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे कुछ मजीद, साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद और हम बात करेंगे बुलंदियों पर जाने की। आयशा, कभी बुलंदियों पर गई हैं? शौक वॉक है? मुझे लगा आप शायराना गुफ्तगू जो है ना वो शुरू करने लगी हैं। मोड़ा मैंने कहा आयशा के अंदर थोड़ी सी शायरा अंदर छुपी हुई है, इसलिए मैंने आपको कोह पैमाई का लफ्ज नहीं मैंने इस्तेमाल किया, मैंने बुलंदियों पे जाने। लेकिन बात आप कोह पैमाई की कर रही हैं, ये मुझे पता है। बाद में कोह पैमाई की कर रही हैं। कोह पैमाई की बात कर रही हैं या फिर रॉक क्लाइंबिंग की बात कर रही हैं? क्योंकि मैंने की नहीं है लेकिन मुझे शौक बहुत ज्यादा है और जो इस वक्त अब से थोड़ी देर के बाद जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं वो देखकर पहले तो मुझे गुस्सा कि भाई हमारे शो के अंदर ये रिपोर्ट चल रही है तो हम में से किसी एक को जाना चाहिए। चले जाएंगे आयशा, क्योंकि वो मुझे नजर आ रहा है कि हुनैन कितना ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं रॉक क्लाइंबिंग को। खैर, उनको सिखाया, हमारे शो में गेस्ट आई थी ज़ेबा बतूल शिगरी साहिबा आई थी। उन्होंने जाकर हुनैन को सिखाया कि रॉक क्लाइंबिंग जो है ना वो किस तरह से करनी है और फिर हुनैन ने सीखी और सीखने के बाद रॉक क्लाइंबिंग की, एंजॉय भी किया। क्या क्या फन उन्होंने किया, क्या क्या एक्टिविटीज थी, जरा देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं बहुत होशियार बन रहा था और मेरी होशियारी मेरे आंखों के सामने आ गई है। हेलो गाइस, मैं हुनैन अमीन और मेरे साथ हैं ज़ेबा बतूल। ये बल्तिस्तान की रॉक क्लाइंबिंग इंस्ट्रक्टर हैं और आज हमें ये एजाज़ मिला है कि हम इनसे कुछ रॉक क्लाइंबिंग के गुर सीखेंगे। नोट्स कैसे बांधते हैं तो फिर हम अपनी शोल्डर लेते हैं, इसको हम फिगर्स कैलिपर बोलते हैं। क्लाइंबर्स की सेफ्टी के लिए सबसे ज़्यादा अहम एक हेलमेट हम इस्तेमाल करते हैं, हार्डनेस पहनते हैं ताकि हमारी सेफ्टी मेक श्योर करें। उसके बाद ये क्विक ड्रॉस है, इसको हम यूज़ करते हैं ताकि ये जो बोर्ड्स आपको ऑलरेडी नज़र आ रहे हैं लोहे का बना हुआ, उसके अंदर क्विक ड्रॉस भी आपको नज़र आ रहे हैं, उसको हम लगाते हुए फिर रॉप को उसके अंदर फिक्स करते हुए जाते हैं। टॉप पे जाते हैं रस्सी लगाते हुए, तो अपने आप को सिक्योर करना पड़ता है क्योंकि रस्सी भी लगाने के लिए हमें थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ता है वहाँ पर। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस स्लिंग के थ्रू खुद को सेव करते हैं, जो बोर्ड्स लगे हैं उसके अंदर क्विक ड्रॉ का इस्तेमाल करते हुए। ये चॉक बैग है, ये मैं पहन के जाऊंगा ये लिखने के लिए कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ? नहीं, बिल्कुल आप यहाँ पर टीचर नहीं है कि आप इसे लिख सके, ठीक है। एक्चुअली हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि आपके हाथों में जब पसीना आता है, बिल्कुल ये पाउडर टाइप है। आप अपना हाथ इसमें डिप करेंगे और उसके बाद आप दोनों हाथों को अच्छे से लगाएंगे। और जहाँ पर आपकी ग्रिप कमज़ोर पड़ रही होगी या आपके हाथों में पसीना आ रहा होगा, ग्रिप के लिए अच्छा होगा। पूरे हैंड पाम्स एंड फिंगर्स दोनों यूज़ होते हैं। इनके टेक्निकली अलग अलग नाम हैं। इसको हम बोलते हैं स्लॉप बोलते हैं। जब आप इस तरह के सिर्फ फिंगर्स के साथ ग्रिप कर रहे होंगे तो उसको आप पिंच बोलते हैं, ठीक है, पिंच बोलते हैं। और अगर आपने चुटकी बना के जो हम पकड़ते हैं उसको पिंच, और उसको कहते हैं स्लोप बोलते हैं, जिसमें थोड़ा सा हमारे हाथ पकड़ने की जगह होती है। बिल्कुल, और आप स्लोप थोड़ा यूं भी बना सकते हैं, यूं बना सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्ली अगर कोई ऐसा होल्ड हो जिसमें प्रॉपर्ली आप ग्रिप कर सकते हैं तो उसको हम जग बोलते हैं। इसको प्रेस करके ऊपर निकलना हो तो इसको हम बोलते हैं मेंटल। या तो आप टोस का इस्तेमाल करते हैं या आपका साइड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैं रेडी हूं, आई थिंक। ओके, ऑन ब्ले यानी ऑन ब्ले का मतलब होता है कि आप ब्ले पर हैं, आप क्लाइंब कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ओके, स्टार्ट। थोड़ा सा टाइट नहीं गाइस, आप लेफ्ट पाँव को तरफ लेकर आए, स्विच कर ले आप, राइट पाँव को लेफ्ट की तरफ लेकर आए। आई एम गिविंग अप। ओके, फॉल हो जाए, छोड़ दे। मुझे डर लग रहा है, मुझे मेरी नानी दादी सब याद आ गई। आई एम स्टिल अलाइव। लेफ्ट साइड पे जाना है ज़ेबब। ओके, क्लाइंबिंग।
अभी वो टॉप पर पहुंच गई है, अब मैं उसको नीचे लेकर आ रही हूँ। और जब मैं उसको नीचे लेकर आऊँगी और वो नीचे आ रही है, जब आपके पास एक इंस्ट्रक्टर हो जो इजीली आपको होल्ड कर सकें, आपको सेफ रख सकें, तो आप इजीली क्लाइंब भी कर सकते हैं। ओके, वेरी नाइस। फ़र्क बताएं कि इस गेम के फॉर्मेट्स में क्या क्या फ़र्क होता है? जब हम एडवेंचर एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, उसको हम 2 कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं। एक होता है माउंटेन क्लाइंबिंग, माउंटेनियरिंग जिसे बोलते हैं, और दूसरा रॉक क्लाइंबिंग होती है। रॉक क्लाइंबिंग की भी कैटेगरीज होती हैं। लीड क्लाइंब आ जाता है, आपका ट्रेड क्लाइंब आ जाता है, और बोल्डरिंग आ जाती है। तो ये कैटेगरीज आप इसमें शामिल करते हैं। जिंदगानी की हकीकत को हुकन के दिल से पूछ, जुए शीरो तेशाओ संगे गिरा है ज़िंदगी। संगे गिरा को ये बार बार फलांग कर जाती हैं उस तरफ, और उम्मीद करते हैं कि ये अपनी ज़िंदगी की मज़ीद मुश्किलात को फलांग कर कामयाबी की सीढ़ियों की तरफ चढ़ें। और सबा, थैंक यू फॉर बीइंग आवर कैमरा पर्सन टुडे। वाह वाह जी, जबरदस्त, क्या बात है, कमाल। वैसे करके आए। उन्होंने कॉम्पनसेट करने की कोशिश की अपनी नाकाम कोशिश को पोइट्री के थ्रू। शेर बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन मुझे क्लाइंबिंग नहीं, मुझे कहना है उनकी क्लाइंबिंग 2 सेकंड में उन्होंने गिव अप कर दिया है। हाँ हाँ हाँ, देखा, आप हमें बता के नहीं गए थे ना उन्हें, लेकिन इट वाज अ वेरी गुड रिपोर्ट और उनका शेर भी बहुत अच्छा था। ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह करे आप इस तरह से ट्राई करते रहे। बहरहाल जी, हमें आगे बढ़ जाते हैं। हमने अगला जो हमारा सेगमेंट है उस पर हमने बात करनी है सिंध हुकूमत के हवाले से, जो कि एक बेहतरीन कदम उन्होंने उठाने जाने दी बल्कि उठा लिया है, जिसने खवातीन के लिए सफरी सहूलियात और रोजगार के दरवाजे खोल दिए हैं। जी हाँ, कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने खवातीन में मुल्क की पहली मुफ्त इलेक्ट्रिक पिंक स्कूटीज तकसीम की है। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि खवातीन की शमूलियत के बगैर मुल्क की जो तरक्की है वो मुमकिन नहीं है। इसीलिए सिंध हुकूमत खवातीन को सफरी सहूलियात देने के साथ साथ उनकी मौशी खुद मुख्तारी को भी यकीनी बना रही है, और ऐसे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। ऐसे स्टेप्स नजर आ रहे हैं, और इसके अलावा भी और बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के मंसूबे हैं जिसके ऊपर सिंध हुकूमत की काम किया गया है। लेकिन सवाल जो है ना वो बहुत सारे खड़े भी हो जाते हैं कि कौन कौन से ऐसे लोग होंगे, कौन कौन सी ऐसी खवातीन होंगी जिनको ये स्कूटीज मिलेंगे। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके साथ साथ अपना फ़ोन उठा लूँ, मुझे कॉल आ रहा है। हम लाइव शो में हैं आयशा, फ़ोन पे बात करेंगे। हेलो जी, पैसे मिल गए, मैंने थोड़ी देर पहले भेजे। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। मैं लाइव शो करिए, अल्लाह हाफिज़। आयशा, हम शो के बीच में हैं। इट्स ओके, जिंदगी के काम भी साथ साथ चल रहे होते हैं, कोई मसला नहीं है। मैंने मुझे बताना जरूरी था, लेकिन पैसे पहुंच चुके हैं उनको। आगे बढ़ जाते हैं जनाब। और हम आगे बढ़ने से पहले जो बात करें ना पिंक बस सर्विस के बारे में, पिंक बाइक्स के बारे में, क्योंकि इससे पहले पिंक बस सर्विस भी सिंध हुकूमत ने, लेकिन अभी स्कूटीज का स्कूटीज जो है वो दी जा रही हैं तमाम खवातीन को। अब ये किस तरह से हेल्प चलानी आती है, क्या क्या क्राइटेरिया होगा, मतलब आप इतने मुश्किल सवाल क्यों कर रही होती हैं? पिंक स्कूटी चलानी, सॉरी स्कूटी चलानी आती है? नहीं, मुझे स्कूटी चलानी नहीं आती है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको सीखनी पड़ेगी। इस पर मजीद जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा, और माशाल्लाह खुद भी बड़ा पिंक पहनकर बैठी हुई है, खूबसूरत भी लग रही है। उनकी तरह चलते से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिया, आई होप आप ठीक ठाक होंगी। सबसे पहले तो ये बताइए कि भाई जो खवातीन ये स्कूटी लेना चाह रही हैं तो क्राइटेरिया क्या होगा, कौन कौन एलिजिबल होगा, किस तरह से अप्लाई करना होगा? जो भी खातून ये स्कूटी लेना चाहती है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से रुजू करेगी। उसको अपना ड्राइविंग लाइसेंस, उसको अपना वर्क कार्ड या स्टूडेंट कार्ड, और तीसरी बात ये कि उसका एक टेस्ट होगा जो कि वो स्कूटी चला सकेगी। ये 3 चीजें जो भी खातून करेगी वो एलिजिबल होगी पिंक स्कूटी की। अच्छा, एलिजिबिलिटी तो आपने बता दी। मुझे ये बता दें कि जो अप्लाई करेगा इन स्कूटीज के लिए, मिलना कब से शुरू हो जाएंगी लोगों को? नहीं, जाहिर सी बात है, फर्स्ट कम फर्स्ट पे वो रखा जाएगा। और एक टेस्ट भी लिया जाएगा कि जो स्कूटी अप्लाई कर रहा है खातून, उसको स्कूटी चलानी आती है या नहीं, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस तो बहुत सारे लोगों के पास होता है लेकिन उनको गाड़ी चलानी नहीं आती या मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती। तो एक टेस्ट होगा, लेकिन इट विल बी फर्स्ट कम फर्स्ट। जो लोग अप्लाई करेंगे उनको बुलाया जाएगा, उनका
एक टेस्ट और ये जो मैंने कवायद बताए आपको ये चेक किए जाएंगे और जो है और इसको सिंध गवर्नमेंट ने ऑलरेडी रजिस्टर करा दिया। यानी को कुरानदाजी लकी ड्रॉ टाइप नहीं होगा बल्कि फर्स्ट कम फर्स्ट की बेसिस के ऊपर पहले आइए पहले। लेकिन वो जो अनम ने सवाल किया था कि कितना टाइम लगेगा, एक मरतबा आपने अप्लाई कर दिया और आप ये प्रूफ भी हो गया दैट यू आर एलिजिबल, तो उसके बाद स्कूटी मिलने तक कितना टाइम लगेगा? अक्टूबर से जो है वो इसका अमल शुरू किया जाएगा क्योंकि आपको पता है कि हमारे सूबे की खवातीन की आबादी ज्यादा है और वर्किंग और स्टूडेंट्स की तादाद भी खवातीन की बहुत ज्यादा है। तो हम कोशिश करेंगे कि जितना ज्यादा लोगों को फैसिलिटेट कर सके, तो ये अक्टूबर से जो है ये अक्टूबर से मिलना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये भी बता दें सादिया साहिबा कि हुकूमत सिंध किस तरह से प्राइवेट सेक्टर को इस मंसूबे का हिस्सा बनाकर या उनको साथ लेकर चल रही है? सिंध हुकूमत जो है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बेमिसाल काम करी। आपको पता है कि सिंध वो पहला सूबा था जिसने ईवी बसेस लॉन्च की। उसके बाद पिंक बस सर्विस खवातीन के लिए बेहतरीन सफरी सहूलत के लिए लॉन्च की गई। उसके बाद जो है कल ईवी स्कूटीज लॉन्च की गई हैं और इसी तरह ईवी टैक्सीज लॉन्च करने जा रही है। प्राइवेट सेक्टर को जो है वो मिनिस्टर साहब ने और सिंध गवर्नमेंट ने इनवाइट किया है क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज द बेस्ट मॉडल जो अगर पाकिस्तान में मौजूद है। ट्रिपल पी का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंट्रोड्यूस कराया। जो फुटेजेस अभी तक हमारे सामने आए ना सादिया, खवातीन बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं ये चलाती हुई और इंक्लूसिविटी का जो एक इकदाम है ना वो बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो इंक्लूसिविटी में फिर शहरी इलाके तो एक तरफ देही इलाके भी आ जाते हैं, तो क्या उन खवातीन को भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाएगा या उनको भी दी जाएंगी जो देहात से ताल्लुक रखती हैं, या फिर राइट नाउ सिर्फ शहरी इलाकों तक महदूद है ये? नहीं जी, ये देहाती अर्बन और रूरल कोई डिवाइड नहीं है, ये सबके लिए मौके हैं, सबको फराहम किए जाएंगे। कराची से लेकर कश्मीर तक जहां भी खवातीन हमसे रिक्वेस्ट करेंगी वहां कोशिश करेंगे कि उनको ये सफरी सहूलत जैसे कि पिंक स्कूटी ये प्रोवाइड की जाए। दही सिंध और शहरी सिंध की खवातीन बाशऊर है, बाइख्तियार है, बहादुर है। थर पार्कर की खवातीन जो है वो डंपर चलाती हैं, तो फिर स्कूटी तो एक छोटी सी चीज है उनके आगे। तो खवातीन जो है सिंध की वो बाइख्तियार है। जो बीबी शहीद का ख्वाब था कि खातून बाइख्तियार हो, उस ख्वाब को पूरा करने के लिए कल एक और कदम बिल्कुल सिंध की खवातीन बाइख्तियार हैं और उनको मजीद बाइख्तियार बनाने के लिए इस तरह के इकदाम जो हैं वो इंतहाई ज़रूरी हैं। पूरे पाकिस्तान की खवातीन जो है वो बहुत बाइख्तियार है एंड इसमें कोई शक नहीं सादिया कि बीबी शहीद से बहुत सी इंस्पिरेशन भी हमें मिलती है। लेकिन इससे पहले कि मैं इस सेगमेंट का इख्तिताम करूँ, इन द एंड मैं ये कहना चाहूँगी ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे मनसूबे सिंध में आ रहे हैं। पिंक स्कूटी जो है ये भी बहुत अच्छा मनसूबा है, लेकिन थोड़ा सा सारा रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काम हो जाए तो मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा स्कूटी चलाने का मजा भी आएगा। स्कूटी चलाने का मजा भी आएगा और डेफिनेटली कराची के शहरी जो है ना वो भी दुआएं देंगे। सादिया थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। अब हमें जाना है एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे, साथ रहिए। This segment is brought to you by Allied Bank Limited. वेलकम बैक। सेगमेंट है हमारा मनी मैटर्स। इस्लामाबाद में सीनियर सरकारी हुकाम ने हम न्यूज़ को ये बताया है कि पाकिस्तान मकामी तौर पर पैदा होने वाली गंदम के लिए कम अज़ कम इमदादी कीमत दोबारा शुरू करने के करीब है। आपको ये भी बताएं कि तकरीबन 2 साल पहले तक अचानक ये पॉलिसी जो है वो अब ख़त्म कर दी गई थी उस वक्त, जिसके नतीजे में किसानों को एक बड़े पैमाने पर कह सकते हैं कि भारी नुकसान भी उठाना पड़ा था। इस फैसले के बाद किसानों को उनकी मेहनत के मुताबिक कीमत नहीं मिल पा रही थी। बिल्कुल ऐसी है, इसकी वजह से दरामदात में भी इजाफा हुआ था और एक तरह से
मुल्क जो है ना उसको फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ गया था। अब सिचुएशन ये है कि फ्लड्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से लोगों की फसलें जो हैं, किसानों की फसलें बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हैं। तो अब हुकूमत ने फैसला किया कि दोबारा से सपोर्ट प्राइस जो है इसको शुरू किया जाएगा। अब ये सपोर्ट प्राइस कितना ज़्यादा हेल्प कर सकती है किसानों को, कितना रिलीफ दे सकती है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं और ओवरऑल इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारी मईशत के ऊपर इसके असरात क्या होंगे। फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान साहब। जी बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बताइए ये जो सपोर्ट प्राइस एक मिनट फिर से शुरू करने जा रही है, जी क्या बिल्कुल यही इतला है और 3000 रुपये फी मन की भी बात हुई है, जो कि फिर भी 25% कम होगा जो पहले सपोर्ट प्राइस थी आखिरी वाली, यानी 3900 रुपये। लेकिन उसके अलावा मुल्क में इतना बड़ा बहरान है, इतनी शदीद बहरान है कि उसके नतीजे में सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट प्राइस ऐलान करना काफ़ी नहीं होगा। उसके अलावा इस वक्त इनपुट्स का बहुत बड़ा चैलेंज है और फिर कई इलाकों में जहाँ पे पानी ठहरा हुआ है, खुदा करे कि गंदम की बिजाई तक वो पानी निकल जाए और मज़ीद बारिशें उस किस्म की ना हों जैसी कि पहले हुई हैं, जिसकी वजह से ये तूफान खड़ा हुआ है। तो मामला गंभीर है। ये सपोर्ट प्राइस तो कर देंगे। IMF से वैसे इसकी इजाजत लेने की कोशिश की जा रही है या हमें जरूरत है कि IMF से इस चीज के लिए इजाजत लें? IMF का तो नाम ही नाम है। असल कहानी ये है कि IMF आपको एक जमा और तफरीक का एक खाका देता है। वो ये कहते हैं कि जी ये आपके एक्सपेंडिचर हैं, ये आपकी इनकम है, इसके दरमियान गैप इतना है, वो इतना होना चाहिए। अब उसके बाद चॉइसेस आपकी अपनी हैं, प्लान आपने खुद बनाना होता है कि कहाँ पर आप बनाना है। अब जमा तफरीक कर सकते हैं। कल के दिन वज़ीर आला पंजाब ने जो ऐलान किया है 4-5 जगहों का कि जी वहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेज होंगी। ओ भाई इलेक्ट्रिक बसेज आप ठीक है कर लेंगे, लेकिन उससे पहले तो आपकी रोटी पानी का क्राइसिस है, वो तो आप सॉल्व करें, जिसे कर लेंगे फिर कर लेंगे। ये जो हमने टारगेट्स रखे थे अपने इस बजट के दौरान, आपको लगता है कि इन फ्लड्स के बाद वो टारगेट भी हमें रिवाइज करने की ज़रूरत है एंड देन उन तक पहुंचने के लिए जो तरीक़ाकार हमें चाहिए थे वो भी अब तब्दील करने की ज़रूरत है, इसलिए शायद ये मिनी बजट भी आ रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि वो जो गैप है वो बढ़ गया है और कोशिश अब ये हो रही है कि किसी तरह IMF अपने रवैये में कुछ थोड़ी सी लचक दिखाए। उनके अफसरान बाला से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की अमेरिका में मुलाकात भी हुई है, तो कोशिश ये है कि वो अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हेल्प कर सकते हैं IMF के साथ बेहतर डीलिंग के लिए। ये पसे पर्दा बहुत कुछ IMF के हवाले से होता है। लोग ये भी कहते हैं कि अगर आपके पास आपके अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं तो वो आपको बड़ी हद तक मदद दे सकते हैं। सऊदी अरब के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब का भी बहुत बड़ा कोटा है, बल्कि इस्लामी दुनिया में गालिबन सबसे बड़ा कोटा IMF पे उनका ही है। इसके अलावा यूरोपीय ममालिक भी हैं, मुख्तलिफ ममालिक। तो सब कुछ हमारी फेवर में ही है फिलहाल, अल्हम्दुलिल्लाह फेवर में है। लेकिन जो चीज़ फेवर में नहीं है वो हम खुद हैं। हमें अपने हालात ठीक करने की ज़रूरत है, इस्लाहात की ज़रूरत है। अब देखिए ये यहाँ पे तो बात गंदम की और फसलों की हो रही है और कुछ सपोर्ट प्राइस ये भी सुनने में आया कि शायद 1-2 और फसलों के लिए भी अनाउंस हो। लेकिन अब पिछले 1-2 दिन से जो तनाज़ा खड़ा हो गया FBR की तरफ से कि जी वो नया एक सेक्शन लोग कह रहे हैं कि बीच में ऐड कर दिए। भाई अब एक हफ्ता रह गया, इंटरनेशनली थिंग्स आर इन आवर फेवर, लेकिन इंटरनली अगर हम देखें तो हमें बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है और कॉन्फ्लिक्टिंग किस्म की पॉलिसीज जो है ना वो हमें नजर आ रही है। कहते हैं ना कि अल्लाह उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, तो हमें अपनी मदद आप करनी है। लड़ाई झगड़ा खत्म करें इंटरनली और लड़ाई माफ करें के लिए, इस मुल्क के लिए। काश इस तरह की नसीहतों से ना लोग सही भी हो जाते। बहुत शुक्रिया आपका फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है और इसके साथ हमें भी इजाज़त दीजिए। शो का वक्त हो चुका है ख़त्म। अपना वीकेंड बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कीजिए और हमारे लिए भी दुआ कीजिए, हम भी आपको अपनी दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।